चलो इधर देखो। ओके देखेंगे यार सर, हम लोग ना अभी आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस। एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात करें तो 2 मिनट डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो ग्रुप 2 में ये हमारा ना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होएगा, है ना। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि ऑडिटिंग जो है वो स्कोरिंग नहीं है, या ऑडिटिंग है बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, याद नहीं होता है, बहुत थेरी है, मिक्स हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें आती है ना। बट पेपर पैटर्न देखो बहुत आसान है ऑडिट में स्कोर करना। अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर है आपका। इस 100 मार्क्स के पेपर में आपके पास ना 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, जिसमें ना आपके 20 एमसीक्यूज होंगे। और ये यहाँ पे ना एक नंबर का एक होगा, 1 मार्क ईच, है ना। तो 20 आपके पास एमसीक्यूज होंगे एंड 5 एमसीक्यूज आपको ऐसे आएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 30 मार्क्स ना, अगर आप एमसीक्यूज प्रॉपर मतलब अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हो तो आपको ना ये 30 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होगा। इसमें लिखना नहीं है यार आप लोगों को, सिर्फ बस आपको बहुत कम लफ्जों में लिखना है और आपको आसानी से यहाँ पे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वापस फिर से आपके पास ना मार्क्स स्कोर करने का एक और तरीका हो जाता है। यहाँ पे ना आपको 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछेंगे वो करेक्ट और इनकरेक्ट पूछेंगे। तो करेक्ट और इनकरेक्ट पूछेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास स्कोरिंग चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास ना ये टोटल पैटर्न जो आ गया ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे आपको 56 मार्क्स जो क्वेश्चन होंगे वो डिटेल क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 to 4 मार्क्स के आते हैं। वो 2 नंबर में भी हो सकता है, 3-4, मैक्सिमम जो वेट है वो 3 से 4 नंबर में आपको ऑडिट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ यहाँ पे अच्छा, ये 56 मार्क्स का जो पैटर्न होएगा, जो डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे आपको लिखना होएगा, यहाँ पे भी आपको समटाइम्स कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ लेते हैं। जैसे कभी कभी आपको पूछ लेते हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस बताओ, गोइंग कंसर्न एक्सप्लेन करो, है ना। प्रूडेंट आपको कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं, या इन मान लो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक्सप्लेन करो, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एक्सप्लेन करो, है ना। तो यहाँ पे ना यहाँ से आपको बहुत सारे स्कोर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप स्कोर कर सकते हो। तो आपको ना खोजने पड़ेंगे कि आसान क्वेश्चन कौन से। तो अगर प्रॉपर ना स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो ऑडिटिंग स्कोरिंग हो जाएगी। 60-70 नंबर तो कुछ नहीं पढ़ोगे तब भी आ जाएंगे। ढंग से पढ़ के जाओगे तो 80-85 आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। बट आपको ना जितने भी एमसीक्यूज, जैसे मैं आपको जो मैट दूंगी उसमें जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे करने होंगे। सारे एमसीक्यूज मेरे मैट के करके जाते हो आपको प्रॉपर सारे फंस जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, डिटेल क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं लिस्ट दे दूंगी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगी, वहां से पढ़ के जाओगे तो चांसेस हैं कि 60 से 70% क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं ना। बाकी ऑफकोर्स आपके ऊपर है ना। ओके, तो ये पेपर पैटर्न होएगा, अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, है ना। हम आगे बात करते हैं यार, हम यहाँ पे आते हैं यार। हमारे पास ऑडिटिंग में ना टोटल कितने चैप्टर होंगे? टोटल होंगे 13 चैप्टर। हमारे पास ऑडिटिंग में टोटल होंगे 13 चैप्टर्स। अच्छा, अब इसमें से ना कुछ टेक्निकल चैप्टर है, जैसे 1 to 4 चैप्टर, ये थोड़े टेक्निकल होंगे। मतलब यहाँ पे ना आपके ऑडिट का बेस बन रहा होगा, तो इसको आपको प्रॉपर अच्छे से समझना है। अगर ये 4 चैप्टर समझ गए ऑडिटिंग खत्म, कुछ नहीं है उसके बाद ऑडिटिंग में, बस ये 4 चैप्टर टेक्निकल है। अच्छा, इसके अलावा एक चैप्टर है हमारे पास ना, चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट। यार ये आप लोग ग्रुप 1 में भी पढ़ते हो, सेक्शन 139 टू सेक्शन 148, ये आपने ग्रुप 1 में भी पढ़ा होगा, तो ये आप वहां से कर लोगे ना। ये कट कॉपी पेस्ट है और ये 3 से 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो वो आसानी से आप कवर कर लोगे। ये जो चैप्टर है ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई टेक्निकल कुछ है ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। ये ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये आपको याद करना है, पूरा लर्निंग चैप्टर है यार, ये पूरा आपको याद करना है। और इसके अलावा ये 2 थोड़े से टेक्निकल और छोटे छोटे से चैप्टर है, आधे घंटे के चैप्टर है यार, कुछ नहीं है, और 6 से 7 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। बस जो टेक्निकल चैप्टर है वो 1 to 4 आ गया, ऑडिटिंग खत्म हो जाएगी, समझ लो आपकी, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास में। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेटेज भी दे रखी है आप लोगों को कि किस चैप्टर की कौन सी वेटेज है। आप देखो ना सर, पहले ही 4 चैप्टर की वेटेज दे रखी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप वेटेज देखो। अगर मैं नवंबर की बात करूँ तो नवंबर 19 में चैप्टर 1 7 का, चैप्टर 2 10 का, 11 7, तो ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग है ना आपके इंपॉर्टेंट भी है ना। 8 से 10 नंबर आसानी से आपको स्कोर हो जाता है, 8 से 10 नंबर आपको आसानी से स्कोर हो जाता है पर चैप्टर। तो 4 चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो पास होने का
जो 40% का क्राइटेरिया है वो आप यहीं से कवर कर लोगे। रिमेनिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ के ना आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हो उसमें, आई बात समझ में? तो 4 चैप्टर पढ़ के आप आसानी से पास हो सकते हो, है ना? चलो आ जाओ। ओके हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। फिर से बोल रही हूँ 8 से 10 नंबर की वेटेज होगी आपके ये चैप्टर की, है ना? आपके लिए 8 से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो और इसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट सारे समझो और रट मारो, है ना, प्रॉपर अच्छे से। चलो आ जाओ सर। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। अच्छा ये मैं बाद में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? यार ये ऑडिट क्या है? तो ऑडिट को ना आप अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग डेफिनेशन पढ़ते हो ऑडिटिंग की, बट हम लोग ना जो ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो एज पर ICAI एक्ट पढ़ेंगे, है ना? अब ICAI क्या डिफाइन करता है भाई? ऑडिट है क्या? तो ICAI डिफाइन करता है कि ऑडिट क्या है। ऑडिट कोई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। कहते हैं ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ओके, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो बहुत लोग बनाते हैं। किसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी का मतलब क्या मैम? एंटिटी में तो बहुत लोग आ जाएंगे, कंपनी भी आएगी, फर्म भी आएगी, LLP भी आएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आएगी। तो कहा ना एनी एंटिटी। अच्छा मैम, अच्छा ये बताओ, ठीक है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ एनी एंटिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑडिट है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं वो कराएंगे, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज कराएंगे? तो ICAI कहता है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ एनी एंटिटी, चाहे ये प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, ठीक है ना? अच्छा मैम एक बात बताओ, मैम छोटी एंटिटीज को ऑडिटिंग करवानी होती है या बड़े एंटिटीज को ऑडिटिंग करवानी होती है? तो ICAI कहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस, उनके साइजेस कुछ भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कोई छोटी एंटिटी है उसको भी ऑडिटिंग करवा सकती है वो, कोई बड़ी एंटिटी है उनको भी ऑडिट करवाना पड़ सकता है ना? तो क्या कहते हैं? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of their size और legal form। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of their size and legal form। मैम क्यों करते हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? हम इसलिए करते हैं ताकि हम इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन फॉर्म कर सकें, ओपिनियन फॉर्म कर सकें। आई बात समझ में? तो ये है हमारे ICAI के डेफिनेशन। अभी आपको डेफिनेशन पता चलिए, अभी इसमें बहुत कुछ सीखने को बाकी है हमारे पास, है ना? वो मैं धीरे धीरे बताएगी, बट एक बार फिर से देखते हैं ऑडिट क्या है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ any entity whether profit oriented or not, irrespective of their size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing opinion thereon। तो इस तरह के एग्जामिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं। अब एक बार आंखें बंद करके आ जल्दी से मन में रिवाइज करो, पूछेगी मैं। याद हो गया? याद हो गया अनन्या? जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ ऑडिट क्या है अनन्या? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया यार। When such an examination is conducted, opinion thereon। हाँ जी सर, बीच वाले भैया। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। रिद्धिमा याद हो गई? मैम प्लीज। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity
भाई किसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एनी एंटिटी। हाँ, irrespective of their size or legal form। बढ़िया, तो वेरी सिंपल यार, बस बता आप समझ लोगे इसको, दिमाग में समझ लोगे कि क्या है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। तो अब एक बार फटाफट फटाफट डिस्कस करते हैं। आईसीएआई ने क्या डिफाइन किया? तो आईसीएआई ने कहा कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। मैम इंडिपेंडेंट क्यों? ये सिर्फ एग्जामिनेशन क्यों नहीं लिखते? देखो ऑडिट ना, अभी इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि भाई देखो, अगर एक ऑडिटर ना बायस्ड होएगा, तो वो कुछ भी एग्जामिन करके आ जाएगा। और ऑडिटर के आपके साइन की बहुत वैल्यू होती है। आपके साइन की गई रिपोर्ट को पब्लिक ना भरोसा करती है ना, विश्वास करती है उस पर। और आपके अगर साइन की गई रिपोर्ट खराब हुई, उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ, मान लो ऑडिटर ने बायस्ड होकर डिसीजन दे दिए, तो ऑफकोर्स लोगों का नुकसान हो सकता है ना, कंपनी का नुकसान हो सकता है, बहुत सारे लोग कंपनी के जुड़े हुए होते हैं, उनका नुकसान हो सकता है। ठीक, या कंपनी के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं होएगा पर्सनल, और ना ही मॉनेटरी, है ना। आई बात समझ में? मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है कंपनी अकाउंट, कंपनी जो सॉरी क्या चैप्टर था, कंपनी ऑडिट में। कंपनी ऑडिट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कितना रिलेशन हो सकता है और कितना रिलेशन नहीं हो सकता है। पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ाया आप लोगों ने, है ना। 2%, 1 लाख, 5 लाख पढ़ा रखा है। ओके, तो ये कहते हैं ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा तो मैंने उसको तुरंत टोक दिया था, मैंने कहा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके भाई क्या आ जाएंगे? भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये आ जाएंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट हमने कहा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब एक ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। ऑफ कोर्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर सेल्स लिखा हुआ है तो सेल्स कहाँ से आए? भाई सेल्स में आपके पास क्रेडिट सेल भी होएगी, कैश सेल भी होएगी, तो आप इस बात को चेक नहीं करोगे कि जो सेल है उसमें जो क्रेडिट सेल है वो एक्चुअल में है या फॉर्ज लिखी हुई है। तो फॉर्ज, इस बात को चेक करने के लिए क्या करोगे? इस बात को चेक करने के लिए कि फॉर्ज सेल है या जेन्युइन सेल है, इसके लिए आप क्या करोगे? कंपनी के अकाउंट चेक करोगे, वहां से आपको कैश सेल का ब्यौरा मिल जाएगा। और कंपनी के डेटर्स अकाउंट भी तो चेक करोगे, तो डेटर अकाउंट्स को चेक करने के लिए आपको वाउचर्स चेक करने पड़ेंगे, है ना। तो वाउचर्स भी चेक करोगे, तो वाउचर्स, आप जर्नल एंट्री भी समटाइम्स चेक करोगे, आप लेजर, ट्रायल बैलेंस सब चेक करोगे आप, क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ के आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो। तो फिर इसके लिए आप क्या करोगे? आप सब कुछ चेक करोगे, मतलब वाउचर्स या कुछ और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल वाउचर्स भी बना दिए कंपनी ने, आपको शक हो रहा है कि कंपनी ने वाउचर्स बना दिए, तो फिर आप क्या करोगे? आप देखोगे वो डेटर्स के नंबर, वो डेटर्स के नाम निकालो, डेटर्स के नंबर निकालो, हम उनसे फोन पे बात करेंगे कि एक्चुअल में आपने इस कंपनी से क्रेडिट पे माल परचेज किया है या नहीं परचेज किया है। तो ये सभी चीजों को हम लोग चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं होंगे, यहाँ पे सभी कुछ आ जाएगा, आपके वाउचर्स भी आ जाएंगे, आपके ट्रायल बैलेंस भी आ जाएंगे, जर्नल एंट्रीज भी चेक करोगे यार। और कभी कभी तो ऐसा भी होएगा कि आप डेटर के घर जाके पूछोगे कि भाई तुमने एंट्री करी है नहीं करी है। आई बात समझ में? एनी एंटिटी, हाँ जी मैम, ये वाली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी। एनी एंटिटी का मतलब होता है कोई भी एंटिटी वो हो सकती है, चाहे वो बड़ी एंटिटी हो चाहे वो छोटी एंटिटी हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑडिटिंग नहीं करवानी होती है? ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप को भी ऑडिटिंग करवानी होती है। 44AB ऑफ द इनकम टैक्स, याद आ रहा है आप लोगों को? 44AB ऑफ द इनकम टैक्स ये क्या कहता है? किसी भी पर्सन का अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाए 100 लाख को, या फिर प्रोफेशन में आपका ग्रॉस एसेट एक्सीड कर जाए 50 लाख को, तो आपको कंपलसरी ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, तो सोल प्रोप्राइटर को भी करवाना पड़ेगा।
अच्छा, इसके अलावा मान लो फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर है, 44AB में नहीं आता है, बट उसको हो सकता है किसी बैंक से लोन लेना हो, तो बैंक ने कहा ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ, तब तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो समटाइम्स ये मैंडेटरी भी हो सकता है आपको ऑडिटिंग करवाना हो, समटाइम्स आप किसी और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करो यार, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं से आपको ग्रांट मिलनी है, गवर्नमेंट की ग्रांट मिलनी है, तो गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि भाई ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ। अब आप ऑडिट के दायरे में नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको ऑडिटिंग तो करवानी पड़ेगी ना। अच्छा, इसके बाद सुनो, तो ये छोटी एंटिटी की बात हो गई। बड़ी एंटिटी तो आप जानते ही हो यार, है ना। जैसे बड़ी एंटिटी में अगर हम लोग बात करें तो यार ऐसा भी तो है, मान लो यहाँ पे जैसे देखो हम बात करते हैं कंपनी की, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कहता है कंपनी को तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी, है ना। फर्म, अगर फर्म की बात करें तो फर्म के लिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो ऑडिटिंग नहीं करवानी पड़ेगी, बट अगर सेक्शन 44AB के प्रोविजंस को कंप्लाई कर जाए तो इनको ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी, है ना। या एलएलपी में अगर मान लो फॉर एग्जांपल इनका टर्नओवर एक्सीड कर जाए 40 लाख रुपीस को, या इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाए 25 लाख रुपीस को, तो इनको भी तो ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ जगहों पे एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कुछ जगहों पे आप खुद कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्राइटेरिया होगा। ओके, तो ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अच्छा, कोई कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग है, ऑफकोर्स वो भी ऑडिटिंग करवाती है, जो एनपीओज हैं ऑफकोर्स उनको भी ऑडिटिंग करवानी होती है ना। अच्छा, इसके आगे बात करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म का मतलब क्या है, देखो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, भाई पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस तो वैलिड ही होएगा ना। सेक्शन 69 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, कोई एक्ट में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, एक्ट में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करना मैंडेटरी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब पार्टनरशिप को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं तो अनरजिस्टर्ड फर्म है, बट 44AB के क्राइटेरिया को कंप्लाई कर जाती है, यानी कि इसका टर्नओवर जो 100 लाख को एक्सीड कर गया, अब तो ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी यार, है ना। When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, तो हम ये एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, ओपिनियन के लिए करते हैं। तो काम की बातें निकालते हैं। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ओके, किसका है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, तो इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या फिर अदर वाउचर्स भी चेक होंगे, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे, है ना। फिर आगे बात करते हैं यार हम लोग, इसके बाद हम लोग बात, यहाँ पे मैंने इसको और लिख दिया, लेजर बैलेंसेस भी चेक करेंगे, है ना, बाकी ये बाद में बात करेंगे हम। आ जाओ आप, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये तो मीनिंग हो गई ऑडिटिंग की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अब हम ऑडिट क्यों करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो 4 पॉइंट। देखो ऑडिटिंग में ना ये कोई एक्ट तो है नहीं, जैसे लॉ में आपको पता है कि बाईबैक में कितने क्लॉज में जाना है, आपको डिपॉजिट में कितने क्लॉजेस हैं एक सेक्शन में, वो आपको पता होता है। यहाँ पे ना आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कोई एक्ट तो हम पढ़ नहीं रहे, है ना, बट ऑफकोर्स यहाँ पे ना कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की वर्ड्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं ना। तो हर चीज में आपको ध्यान रखना है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे पास ना 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हम क्यों करवाते हैं ऑडिट, तो ऑडिट को करवाने के हमारे पास ना 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम क्यों ऑडिटिंग करवाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऑडिटिंग करवाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, एक कंपनी जब अपने ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो क्यों ऑडिटिंग करवाती है, भाई वो ये बात को जानना चाहती है कि हमारे वहां पे जो कंपनी लॉ के कंप्लायंस है वो प्रॉपर करे गए या नहीं करे गए हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एंटिटी की जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग करवाने का ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हमारे पास जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई हुए हैं या नहीं अप्लाई हुए हैं, इस बात को देखने के लिए हम लोग ऑडिटिंग करवाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए। जैसे जब एक ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिटिंग करने के लिए जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को इंश्योर करेगा कि कंपनी ने शेड्यूल 3 को फॉलो किया कि नहीं किया। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाएगी, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाती है। तो जब आप जाओगे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो यही इंश्योर करोगे ना कि कंपनी ने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाया या नहीं बनाया। फिर कंपनी के ऊपर अगर सेबी के कुछ ऑब्लिगेशन है वो कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिला के कंपनी के ऊपर जो भी एफआरएफ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है आपकी कंपनी के ऊपर, आपने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करी है
वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल एफआरएफ के थ्रू तैयार करी या नहीं तैयार करी। तो ऑब्जेक्टिव पहला आपका ये हो जाएगा, है ना। एज ए सीए जब तुम किसी कंपनी में जाओगे ऑडिटिंग करने के लिए, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या होएगा, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद इन फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो हम इसको एफआरएफ का नाम दे देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना यार। तो सबसे पहला एफआरएफ कंप्लाई करोगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड जो एफआरएफ कंप्लाई करवा दिया, चलो एफआरएफ कंप्लाई करवा दिया, अब आप देखो कि कहीं उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ डेटा चेंज तो नहीं है। तो आप देखो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई बात समझ में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर, जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने के लिए जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंश्योर करोगे कि एफआरएफ को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब आपने ये देख लिया कि हाँ एप्लीकेबल जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं, फिर आप देखोगे वो जो फ्रेमवर्क में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सब उसके बाद क्या, ऑडिटर्स ओपिनियन हैव डिटरमिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। फिर ये करोगे, फिर इसके बाद यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप अपना ओपिनियन तो दोगे लेकिन आप अपना ओपिनियन ऐसे नहीं दोगे कि वो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करते हो तो आप इस बात को तो अश्योर नहीं करते हो ना कि आज जो चीजें सही है वो फ्यूचर में भी सही होने वाली है। आप सिर्फ और सिर्फ जनता को इस बात का अश्योरेंस दोगे कि हमने अपने बुद्धि विवेक से चीजों को चेक किया है और उसके हिसाब से तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन हम फिर भी फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते हैं कि फ्यूचर में ये चीजें सही होंगी या गलत होंगी। आई बात समझ में। तो थर्ड क्या है, The user, however, should not assume that the auditor's opinion and assurance as to future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness of the management. आई बात समझ में। तो आप ओपिनियन दोगे लेकिन इस बात को अश्योर नहीं करोगे कि आज जैसा है फ्यूचर में भी ऐसा रहने वाला है। भाई आज कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाए, नियर फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी कुछ गड़बड़ कर दे, है ना। तो हम आज कह रहे हैं कि हाँ कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के थ्रू बनाए गए एंड ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम इस बात को अश्योर नहीं कर रहे कि फ्यूचर में भी यही रहने वाला है, ठीक है ना यार। इसके अलावा और क्या है, एंड ऑडिटर शुड रिव्यू एंड एसेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस। तो आपको आप जब अभी आप पढ़ोगे ना ऑडिटिंग, तो आप ऑडिटिंग के साथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक एसए 500 बात करता है ऑडिट एविडेंस के बारे में। अब ऑडिट एविडेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप जब भी कोई भी अपना ओपिनियन दोगे तो ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे दोगे, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 बातें कवर हो जाती हैं। सबसे पहले मैंने कवर करी ऑडिट की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा ऑडिट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। फिर आपके पास आता है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, हम क्यों करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है वो उसने एप्लीकेबल एफआरएफ को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। फिर देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन पे जो एफआरएफ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ना हम अश्योर नहीं करेंगे, हम इस बात को ना अश्योर नहीं करेंगे फ्यूचर के लिए कि जो आज है वो फ्यूचर में भी रहेगा। एंड थर्ड जो भी बातें कहेंगे वो ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे कहेंगे। तो ये हमारे हो जाते हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अच्छा इसके अलावा ना सर यहाँ वो तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट थे, लगे हाथ पढ़ा देना आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आप क्या करने जा रहे हो। भाई देखो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग करने के लिए जा रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस बात के लिए मैं एक रिजनेबल अश्योरेंस दूं कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये एप्लीकेबल एफआरएफ को कंप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। किसके बारे में रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो एफआरएफ को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, और यही ऑडिटर में भी क्या बेटा, अच्छा ओके। अच्छा तो हम अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। तो सबसे पहले हमारा देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट से तो हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा
तो उधर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफआरएफ कंप्लाई कर रहे कि नहीं कर रहे, वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि हम चेक करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। तो क्या कहते हैं, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो चीजों से हो सकती हैं, या तो फ्रॉड की वजह से हो सकती है या तो एरर की वजह से हो सकती है। तो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये फ्री है या नहीं फ्री है, आई बात समझ में। इसके अलावा टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए, ठीक है ना यार। तो ऑडिटर के कितने ऑब्जेक्टिव, 2। अच्छा, इसको कौन कवर करेगा, इसको कवर करेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको कितनी बातें बताई, मैंने आपको बातें बताई। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, वो अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, आपको मेन बातें बता रही हूँ कि आप क्या पढ़ोगे ना। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, ये कवर हुआ। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एफआरएफ को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या चेक करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या, फ्यूचर एश्योरेंस नहीं देंगे। और चौथा, जो भी ओपिनियन होएगा ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे होएगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना। आपने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करी है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकती है, 2 रीजन से हो सकती है, या तो फ्रॉड हुआ होएगा या तो एरर हुई होगी, या तो किसी ने 10 का 100 कर दिया होएगा या तो किसी ने 10 का 100 गलती से लिख दिया होएगा। तो फिर ये 2 चीजों की वजह से हो सकती है। तो इस बात को हम इंश्योर करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हम इसको चेक करेंगे। और दूसरी बात क्या करें, हम रिपोर्ट करेंगे, है ना। किसको रिपोर्ट करेंगे, TCWG को। TCWG कौन होते हैं, यहाँ पे लिखा ना, टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए। एसए कहता है जब भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो किसको बताएगा, TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी मैनेजमेंट में जो उस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं उनको बताएंगे, ठीक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो हमने अपने वहां पे ऑडिट करवाई है ना, तो वही सिंपल यार, ऑडिटर आके मुझे रिपोर्ट करता है, क्योंकि पीपीसी प्रभात पाठक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, तो ऑफ कोर्स हम भी ऑडिटिंग करवाते हैं। ऑडिटर आके डायरेक्टली हमें रिपोर्ट करता है कि देखो भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चल रहा है। अच्छा, बट रिलायंस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस कंपनी में ऑडिटर क्या सीधे मोटा भाई को जाके रिपोर्ट करेगा, ऑफ कोर्स नहीं, मोटा भाई तो नहीं मिलेंगे, तो किसको करेगा भाई, मोटा भाई ने ऑडिटिंग के लिए ऑडिटिंग डिपार्टमेंट बना रखा होगा, ऑडिट कमेटी बना रखी होगी, तो उस कमेटी को रिपोर्ट जाएगी, यानी वो क्या हो जाएंगे, TCWG हो जाएंगे। इतनी कहानी समझ में आती है। ओके, तो देखते हैं फटाफट क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको। 2-3 बातें मैंने आप लोगों को कराई। अच्छा, तो यहाँ पे लगे हाथ ना, यहाँ पे कवर हो रहा था ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, बट हम इसको ना ऐसे 200 में पढ़ेंगे। मैम एक बात बता दो यार, एक तो आपको ये 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने हैं। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आपको कोई अलग से नहीं पढ़ाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 में आपके पास ऐसे 200-201 कवर हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 1 में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस चैप्टर में जो ऐसे कवर होंगे वो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोग क्या करना है, एक ऐसे की कॉपी बना लो, उसमें ना आप ऐसे 200, ऐसे 210, ऐसे 220, ऐसे 230, ये आप ना अलग से नोट्स बनाते रहना, है ना। मेरी इस बुक में सब इकट्ठे मतलब चैप्टर में होएगा, पहले चैप्टर देते हैं फिर उसमें ऐसे बाद में उसमें अटैच कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जिस ऐसे की रिक्वायरमेंट होएगी वो ऐसे उस टॉपिक के साथ रीड करवा देंगे यार, ठीक है ना यार। लेकिन आप लोग इसके लिए एक अलग से कॉपी बना लेना। तो यहाँ पे ना इस टॉपिक को पढ़ाते हुए यहाँ पे डिमांड हुई ऐसे 200 की, तो ऐसे 200 पे मैं आपको लेके गई थी। आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर एक ऑडिटर ऑडिट को करने के लिए जाएगा तो क्या कवर करेगा, उसका दायरा क्या होएगा, किन चीजों को चेक करेगा वो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्कोप। अब अगर स्कोप की बात करें तो यार देखो, जब कोई पर्सन कोई ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाएगा तो कंपनीज एक्ट 2013 उसको रिक्वायरमेंट बताता है कि आपको ये चेक करना है। अगर एक ऑडिटर कोई किसी लिस्टेड कंपनी को चेक करने के लिए जाएगा तो सेबी के गाइडलाइंस है कि आपको इन चीजों को चेक करना है। अगर कोई ऑडिटर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ऑडिट करने के लिए जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंतर्गत बेटा उन्होंने बता रखा है कि इन चीजों को चेक करना और ऐसे ऐसे ऑडिटिंग करनी और ऐसे रिपोर्ट आएगी।
अगर बैंकिंग कंपनी को आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उन्होंने बता रखा है। तो जब भी हम किसी कंपनी की ऑडिटिंग या किसी की भी ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सो देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, जिस एक्ट के अंतर्गत वो आ रही है उस एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हम ऑडिटिंग करेंगे। तो कंपनीज एक्ट, अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग रेगुलेशन, इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस रेगुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो जब भी हम ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे, आप ऑडिटिंग, आप इमेजिन करो आप ऑडिटर हो, आप एक कंपनी में गए ऑडिटिंग करने के लिए, तो क्या ऑडिटिंग करोगे भाई? जो कंपनी लो हमसे रिक्वायरमेंट देगा, हमें हमसे डिमांड करेगा, हम वही तो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी है, एक कंपनी में बहुत सारी फाइनेंशियल ऑडिटिंग भी होती है, स्टॉक ऑडिटिंग भी होती है ना, कॉन्करेंट ऑडिटिंग भी होती है। तो फिर आप कौन सी ऑडिटिंग के लिए बुलाए गए? तो भाई आपको अगर आपसे कहेंगे सिर्फ वाउचर्स की ऑडिटिंग ही करनी है, कॉन्करेंट ऑडिटिंग ही करनी है, या आपसे कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग ही करवानी है, तो आप देखोगे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कि ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है। जब एक सीए मतलब एक ऑडिटर किसी कंपनी को ऑफर करता है कि हम आपकी कंपनी की ऑडिटिंग करना चाहते हैं, तो अगर कंपनी के ऑडिट कमेटी के मेंबर्स उसके लिए हाँ कर देते हैं और जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाता है, तो फिर वो कंपनी का ऑडिटर बनता है, और ऑडिटर बनने के बाद हम उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। और अब जब आप कंपनी को ज्वाइन करोगे एज अ ऑडिटर तो ऑडिट एंगेजमेंट होगा, और उस एंगेजमेंट लेटर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। तो आपको ऑडिट कैसे परफॉर्म करनी है? अकॉर्डिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, तो पहला आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, हमें ऑडिटिंग कैसे करनी है, हमारा दायरा क्या होएगा, हमारी लिमिट क्या होएगी, वो एक्ट बताएगा जिस एक्ट के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं। दूसरा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एंड लास्टली द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द आईसीएआई। अब मान लो फॉर एग्जांपल आईसीएआई के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर चीज पे आपसे रिपोर्ट डिमांड कर ली है ना, आईसीएआई ने कहा कि कोई किसी एंटिटी की आप ऑडिटिंग करने के लिए जा रहे हो तो इस पे ना आप ऐसे 210 भी अप्लाई करो, मतलब जो भी आईसीआई की जो भी डिमांड रही कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करने के लिए जाओ तो ये एविडेंसेस तैयार करो, है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन करो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन बता? आईसीआई, और हमें ऑडिटिंग किसके अकॉर्डिंग करनी होगी? आईसीएआई के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो अगर आईसीएआई ने हमसे कहा कि आपको ना ये एसएस फॉलो करने हैं, ये एसक्यूसीज फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, है ना, या फिर फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बताओ, डिस्क्लोजर दो इसमें भी, तो एज ऑडिटर आपको ये भी करना पड़ेगा। तो जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाओगे तो फिर ऑडिटिंग में आपका दायरा क्या होएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, जिस एक्ट के अंतर्गत ऑडिटिंग करने के लिए जा रहे हो वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है जिस उसके बेसिस पे आपको ऑडिटिंग करनी है। एंड फिर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द आईसीएआई, आईसीएआई ने जो बता रखा है कि आपको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कराना है, इन एक्सक्यूसीज को फॉलो कराना है, तो आपको वो चीज को भी फॉलो कराना होएगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से सबसे पहले डेफिनेशन हमने कवर करी किसके अकॉर्डिंग? आईसीएआई के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या कवर किया? फिर हमने कवर किया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में कितनी बातें? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है? एफआरएफ कंप्लाई हो रहा है। दूसरा क्या देखना है आप लोगों को? तीसरा क्या? फ्यूचर एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। और चौथा क्या? एविडेंस के बेसिस पे देना। बढ़िया। फिर उसके बाद आपके ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव बताएं एज पर ऐसे 200 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 के अकॉर्डिंग ऑडिटर के मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आपको चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट 2 तरीके से हो सकती है, विद फ्रॉड और एरर, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या चेक करना है? एक बात सोचो और कौन सी बात चेक करनी थी? हाँ, रिपोर्ट देनी हमें टीसीडब्ल्यूजी को। बस 2 बातें यार, है ना। बढ़िया। अब आइए देखो, आपकी बुक में ना मेन ये पॉइंट लिखे होंगे, इन पॉइंट से तोड़ के ना ये पॉइंट्स बनेंगे। आपको जो वो 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे ना वो यहाँ से पूछे जाएंगे। आप अगर इसको प्रॉपर कर लोगे तो यहाँ से वो जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो करेक्ट इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यहाँ से बन रहे हैं। आई बात समझ में? आप एक बार देखते हैं ध्यान से। पॉइंट्स टू बी कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द स्कोप।
स्कोप समझ में आता है? स्कोप में कितनी बातें कवर होंगी? 3, यानी कि हमारी लिमिट क्या होगी, हमारा दायरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या पढ़ाऊं, तो मैं आपको क्या पढ़, भाई आपके ऑडिटिंग में तो बहुत कुछ है, लॉ में तो बहुत कुछ है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लॉ में 428 सेक्शन है, हमने आपको कितने पढ़ाए कंपनी लॉ में? 148। तो मैं तो 428 क्यों ना पढ़ा दूं, मैं तो पढ़ाती हूँ, पढ़ा दूं। ये तुम्हारे में एप्लीकेबल है ना, बाकी सेक्शन तो तुम फाइनल्स में पढ़ते हो ना, तो मैं वो तुम्हें नहीं पढ़ाती ना। यानी कि मेरा दायरा क्या है इंटरमीडिएट में तुम्हें पढ़ाने का, 148 सेक्शंस तक। वही सेम चीज ना जब ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए जाएगा तो उसका स्कोप क्या होएगा, उसका दायरा क्या होएगा? तो रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, और दूसरा क्या, एज पर ऑडिट एंगेजमेंट, और तीसरा क्या है, आईसीआई प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, आ जाओ। आप देखो क्या कहते हैं, क्या दायरा है भाई तुम्हारा। Audit should cover the examination of all aspect of an entity relevant to financial statement. Auditors should assess the sufficiency and appropriateness of the information. अब ये क्या कहानी है? अब ये तो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 500 पे, जब हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500 उठाएंगे तो ऑडिट एविडेंस पढ़ेंगे, तो वो जगह पे आपको डिफाइन किया गया है सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस क्या है। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग करने के लिए जाओगे तो आपको लेकिन सभी एस्पेक्ट को कवर करना होगा। ये जो 3 बातें ये रेलिवेंट, ये तो करोगे, लेकिन अगर इनको करते हुए कोई और बात आती है तो भाई वहां तक भी तो आपको जाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने क्या कहा, आपको तो सिर्फ ये देना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही, इसको चेक करने के लिए आपको तो वाउचिंग भी चेक करनी पड़ेगी, आपको तो उन लोगों से भी बात करना पड़ेगा जिनसे ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ 3 ही चीजें कवर नहीं करेंगे, ऊपर फिर नहीं देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं और ऑडिट शुड कवर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट, बस यही सब कवर हो जाता है कि थर्ड पार्टी से भी बात करना होगा, मैनेजमेंट से भी बात करना होगा, इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे। अच्छा, तो ऑडिट शुड कवर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते समय आपको जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगती है आप उन सभी इंफॉर्मेशन को चेक करोगे। अच्छा, ऑडिटर शुड एसेस द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब सफिशिएंसी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सफिशिएंट है या नहीं है, या उसकी सफिशिएंसी को देखने के लिए हमें और अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, एप्रोप्रिएटनेस, जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्रोप्रिएट है, वो उससे रिलेटेड है या नहीं है, तो इस बात को भी हम चेक करेंगे। ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो अब एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल कैसा है। देखो, इंटरनल कंट्रोल अच्छा होएगा तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही हो सकती है, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होएगा, इंटरनल कंट्रोल का मतलब मैनेजमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो इंटरनल कंट्रोल वीक है। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होएगा तो फिर ये सब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है यार, है ना। तो फिर यहाँ पे आप इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होएगा तो हमें और भी अंदर जाना पड़ेगा, है ना। वाउचर्स भी चेक करने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी को भी, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ जाएंगे, है ना। परफॉर्म नेसेसरी टेस्ट, इंक्वायरीज, टेस्ट का मतलब आप सारे वाउचर चेक करो, इंक्वायरीज, थर्ड पार्टी से भी बात करो, फिजिकल वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन भी करो, है ना, एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस, इनको भी चेक करना होगा। तो इसका मतलब स्कोप पे ये नहीं, स्कोप में तो सिंपल से 3 बातें लिखी हुई हैं कि आपका दायरा क्या होएगा, एज पर स्टैट्यूट जो आपको लॉ बताए, दूसरा क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो आपको बताए, और ऑडिट प्रोनाउंसमेंट जो बताए। लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं तो फिर यहाँ पे कहते हैं फर्दर, देखो भाई हम ये नहीं कहते कि 3 ही बातों को ध्यान में रखोगे, अगर इन चीजों को परफॉर्म करते समय आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ जाए, है ना, तो सब कुछ तो भी चले जाना। तो क्या कहते हैं, ऑडिट शुड कवर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट। अब वो हमारे पास ना ऑल एस्पेक्ट में अभी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सुनो ध्यान से फिर से, अगर ऑल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही नहीं चेक करेंगे, हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी तो चेक करेंगे। भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, भाई क्या मैनेजमेंट से भी तो बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करके देखेंगे ये आदमी सही है या आदमी गलत है। तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देखेंगे, यार ये आदमी फ्रॉड है, जिसको अकाउंटेंट बना रखा है कंपनी ने, हमें लग रहा है ये आदमी गड़बड़ है, तो ये चीज को भी तो चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे जब ऑडिटिंग करेंगे, जब हम स्कोप अपना देखेंगे, तो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी चेक करेंगे और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी चेक करेंगे। आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन कि जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करता है या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाएंगे, तो ये सब कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाएंगे।
अच्छा, और क्या करो, तो ऑडिटर शुड असेस द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। और सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस के लिए क्या करेंगे हम बेटा, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा होएगा तो सभी चीजें सही से लिखी होंगी, और अगर इंटरनल कंट्रोल पुअर होएगा तब तो गड़बड़ हो सकती है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल पुअर हुआ तो फिर परफॉर्म नेसेसरी टेस्ट, इंक्वायरीज या अदर वेरिफिकेशन, तो इनको करेंगे हम लोग, है ना। इसके अलावा टू डिटरमाइन वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या कहता है, कहता है कि अगर आपने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में मूव किया तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना फुटनोट में। और अगर आपने नहीं दिया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, हो रही हो भाई। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि अगर आपने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मूव किया तो फिर उसके इफेक्ट क्या आएंगे, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन उससे प्रभावित होंगी, ये भी डिस्क्लोज करो। और साथ ही साथ आप ये भी डिस्क्लोज करो कि भाई इससे इसमें आने पे जो बैलेंस हुआ वो क्या हुआ, आपने क्यों किया, इसका रीजन क्या था, है ना। तो आप बीच में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो उसके इफेक्ट्स एंड उसके रीजन दोनों आपको देने पड़ेंगे। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया तुमने यार, तुम्हें देना चाहिए। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट में इन्वॉल्व कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या कहानी है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे तो इस साल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कंपनी की जो सेल है वो 5,000 करोड़ की है। एंड 5,000 करोड़ में यहाँ पे ये कह रहे हैं 2,000 करोड़ की क्रेडिट सेल है और 3,000 करोड़ की कैश सेल है। यार पिछले साल तुम्हारा डेटा, जब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले साल देखा था तो पिछले साल तुम्हारी जो सेल थी वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ की थी, 3,000 करोड़ की थी। अचानक से 3,000 करोड़ से 5,000 करोड़ हो गई, जबकि तुम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री में ट्रेंड है कि हर साल जो प्रॉफिट है, जो सेल है वो 10% से बढ़ेगी। तो अचानक से तुम्हारी सेल 3,000 से 5,000 करोड़ कैसे पहुंच गई। और हर बार तुम्हारे पास जो डेटर होते थे, मानो 30% 20% के डेटर होते थे, इस बार अचानक से तुम्हारे पास 2,000 करोड़ के डेटर आ गए। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कुछ गेम हो रहा है। तो हमें ना जब हम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे तो ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, है ना, कि ट्रेंड चेक करना कि पिछले साल का तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 10% था और तुम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में जो ट्रेंड है वो 10% का है। तुम्हारा रेवेन्यू अचानक से 40% से कैसे बढ़ गया, तुम्हारा प्रॉफिट इस बार 40% से कैसे हाइक कर गया। तो ये चीज को भी तो हम चेक करेंगे। समटाइम्स बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखती है, लेकिन वो ट्रेंड देखने से दिख जाती है। तो जब आप ऑडिटिंग को करोगे तो टू डिटरमाइन वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पिछले साल के परचेज को चेक करके, पिछले साल के सेल को चेक करके आप इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हो। कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइन रिकॉर्ड्स एंड कंसीडरिंग द जजमेंट यूज्ड बाय मैनेजमेंट। अब वही चीज आ गई कि आपने अचानक से कैसे हो गया, इतनी सेल कैसे बढ़ गई, उसके रीजन मैनेजमेंट में तो कुछ दिए होंगे कि ट्रेंड 10% का है, सेल 40% से बढ़ गई, तो रीजन क्या थे, मैनेजमेंट ने बताया होगा, हमने इस बार ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इस बार हमने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दिए, हम ज्यादा कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, हम ज्यादा क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो उनके रीजन क्या है, ये भी तो मैनेजमेंट से डिमांड करोगे। अच्छा, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंसीज। याद आ रहा है आपको सेक्शन 144, याद आ रहा है 144, ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जिनको ऑडिटर परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें एंड लिमिटेशंस हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखते हैं यार सर, हम लोगों ने पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर जब तुम ऑडिटिंग करने के लिए जाओगे तो तुम ऑडिटिंग को कैसे करोगे। तो यहाँ सबसे पहले कौन है यार, एक मिनट, हेलो, हमारे पास स्कोप में सर रेलिवेंट स्टैट्यूट्स जिस एक्ट के अंतर्गत कवर है उस एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करेंगे। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जो बातें लिखी उसके अकॉर्डिंग, एंड आईसीआई प्रोनाउंसमेंट, है ना, आईसीआई ने जो ऐसे वगैरह हमें दे रखे हैं, एक्सक्यूजेस दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी ऑडिटिंग होगी। बट सुनो ध्यान से, तुम कौन कौन सी बातों को और कवर करोगे। ऊपर जो 3 बातें कही उसमें ना कुछ बातें और कवर होती हैं, तुम ना सिर्फ 3 बातों पे ही नहीं टिके रहोगे, तुम ना सभी चीजों को चेक करोगे, ऑल एस्पेक्ट को, है ना, ऑल एस्पेक्ट। इसके अलावा क्या कहते हैं, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को चेक करोगे। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को चेक करने के लिए तुम्हारे को इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल में कुछ गड़बड़ लगता है तो तुम्हें फर्दर और टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, है ना, इंक्वायरीज करने पड़ेंगे, वेरिफिकेशंस करने पड़ेंगे।
अच्छा, तो पहली बात ऑल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस देखेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं डिस्क्लोज है। फिर क्या देखेंगे सर, वो चीज़ों को नहीं परफॉर्म करेंगे जो चीज़ें आपके स्कोप में नहीं आती हैं। सेक्शन 144 के अंतर्गत आपको ना स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, एज अ ऑडिटर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ लिमिटेशन इफ एनी ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट that impair on auditor's ability to express an unmodified opinion should be set out in his report। तो ये वाली बात क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। बाकी ये 4 बातें समझ में आ रही है। तो एक बार स्कोप में फिर से आंख बंद करके और देखते हैं क्या क्या कवर करते हैं। स्कोप की बात करें तो हमारा दायरा, जब हम ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ऑडिटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, जिस एक्ट के अंतर्गत कवर हो रहे हैं उसको। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है ना। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम ऑडिटिंग करेंगे। और ICAI प्रोनाउंसमेंट। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम और अगर हम एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को कवर करते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, ऑल एस्पेक्ट। दूसरा क्या था हमारे पास, ऑल एस्पेक्ट का दूसरा क्या था, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को देखेंगे। तीसरा क्या था, सिर्फ एक बच्ची बता रही है, ऑल एस्पेक्ट, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस के अलावा तीसरी बात बताओ जल्दी से। कंपेयर करेंगे इन्फॉर्मेशंस को, है ना, कंपेयर करेंगे इन्फॉर्मेशंस को, है ना। कंपेयर द डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज और नॉट, है ना। इसके बाद लास्टली क्या, चौथा पॉइंट क्या था, हाँ सेक्शन 144, ठीक है ना यार। तो स्कोप में ये 4 बातें हमारे पास आती है। एक बार फिर से सारा रिवाइज करते हैं यार, है ना। सर हम लोगों ने सबसे पहले बात करी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ किसके, एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयर ऑन, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर तुरंत कवर किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये एप्लीकेबल FRF को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या था, ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा फ्यूचर एश्योरेंस हम नहीं देंगे और ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर कवर किए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर में कितनी बातें, 2। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, फ्रॉड और एरर से हो सकती है, तो इनको चेक करेंगे। और दूसरा क्या, रिपोर्ट करना, ठीक है, रिक्वायर्ड अथॉरिटी को। रिक्वायर्ड अथॉरिटी मतलब TCWG, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने स्कोप की बात करी। स्कोप में कौन सी चीजें कवर होंगी, 3। रेलिवेंट स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग हम ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे और ICAI प्रोनाउंसमेंट, ओके। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्कोप में, तो स्कोप में हमारे पास 4 बातें मैंने कवर करवाई। सबसे पहला कौन सी, ऑल एस्पेक्ट। दूसरा कौन सा, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। फिर कंपेयरिंग द डेटा और लास्टली क्या आता है, लिमिटेशंस जो आएंगे उनको इग्नोर करें, मतलब जो तुम्हारे स्कोप में नहीं है उसको हम इग्नोर करेंगे। बढ़िया, तो यहाँ पे ना हमारे पास इतनी बातें कवर हो जाती हैं। अच्छा, अब एस्पेक्ट ऊपर आया ना, ऑल एस्पेक्ट ऊपर था ना। जब हम ऑडिटिंग को करेंगे तो 3 बातें तो वो रहेंगी, ऑल एस्पेक्ट का वो कवर करेंगे। अब ऑल एस्पेक्ट का मतलब क्या होएगा, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा टू ascertain whether it is appropriate for the business and helps in proper recording of all transaction, तो इनको देखेंगे। एंड टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं हमारे पास। देखो क्या होता है, जब भी हम ऑडिटिंग को करेंगे, जब भी हम ऑडिटिंग को करते हैं तो एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, तो अकाउंटिंग सिस्टम को भी देखेंगे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो अकाउंट्स की टेक्निक्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ हम इंटरनल कंट्रोल भी देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, वो किस तरीके से एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, किस टाइम पे डेटा रिकॉर्ड करना था, किस टाइम पे किया, है ना। तो अभी लेकिन इन सभी चीज़ों को देखेंगे NTE के अकॉर्डिंग। जब भी हम इन चीज़ों को चेक करेंगे तो NTE के अकॉर्डिंग करेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के अकॉर्डिंग। अब ये क्या कहानी है यार, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये क्या कहानी हो सकती है। देखो भैया, सिंपली जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खंगाल मारोगे यार। भाई आपके पास भी तो टाइम का शॉर्टेज होएगा ना। अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको काफी टाइम मिला है, मान लो 1.5 महीने 2 महीने मिला हुआ है, तो आप एक एक ट्रांजेक्शन को खंगाल मारो यार। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपसे मैनेजमेंट रिपोर्ट जल्दी डिमांड कर रहा है,
तो फिर हम जितना लिमिटेड टाइम है, फिर उस लिमिटेड टाइम में जितना डेटा हो सकता है उतना डेटा ही तो हम चेक कर पाएंगे। नेचर, अगर हमारी ऑडिटिंग फाइनेंशियल ऑडिटिंग है तो हम सेक्रेटरियल ऑडिटिंग थोड़े ना करेंगे भाई। फाइनेंशियल ऑडिटिंग का मतलब हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। जो सेक्रेटरियल ऑडिटिंग है वो तो सीएस करता है। सेक्रेटरियल ऑडिटिंग का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने वो लॉ एप्लीकेबल करवाया नहीं करवाया। तो अब हम अगर सिर्फ ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स हम उस जब ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करेंगे तो वो टाइम पे ना हम नेचर भी देखेंगे कि हम कौन सी ऑडिटिंग करने के लिए आए हैं। अब हम कॉस्ट ऑडिटिंग थोड़ी ना करने लगेंगे कि चले हम कॉस्ट को भी इवेलुएट करने लगे, है ना। तो फिर हमें इसको भी देखना है। तो जब भी हम किसी भी चीज को एग्जामिन करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एनटीई के अकॉर्डिंग करेंगे। टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर मतलब हम फाइनेंशियल ऑडिटिंग करने गए हैं तो कॉस्ट नहीं देखेंगे। कॉस्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज है हम उनको इवेलुएट नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं देखेंगे। टाइम, अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हम सारी वाउचर्स को चेक करेंगे। सफिशिएंट टाइम नहीं है तो ऑफ कोर्स हो सकता है शायद हमें सैम्पलिंग करनी पड़ जाए। एक्सटेंड, यार अगर हमारा दायरा लिमिटेड है तो हम उस दायरे के बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकते। आई बात समझ में। तो जब भी हम ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे तो ये सब कुछ ऑल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, है ना। बट ऑल एस्पेक्ट को हम एनटीई के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, ठीक है ना यार। क्योंकि ऑल एस्पेक्ट का मतलब तो बहुत कुछ होता है ऑडिटिंग करने। अब अगर किसी चीज को चेक करने में आ जाओ तो आप कितना कुछ चेक कर सकते हो, है ना। बट हम अपने टाइम को भी देखेंगे, नेचर देखेंगे मान ऑडिटिंग का कैसा है और कितना हमें लिमिट हमारे को बताई गई उस लिमिट के अंदर, है ना। फिर रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर, फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट एंड कम्प्रिहेंसिव। फिर हम इसको भी देखेंगे कि जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करें। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है मैम? प्रोसीजर का मतलब होता है कि जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाते हो तो आप भी तो प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे, इनको चेक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर का मतलब हम डिटेल चेकिंग करेंगे या सैम्पलिंग करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये ऑडिट प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब काम करने का तरीका। तो अब हमारे काम करने का प्रोसीजर भी डिपेंड करता है एनटीई के ऊपर, है ना। कितना हमारे पास टाइम है उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा। तो अगर जब भी हम किसी भी चीज को इवेलुएट करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो ऑफकोर्स उसमें भी हम लोग क्या देखेंगे भाई, टाइम देखेंगे कितना है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोसीजर होंगे। तो प्रोसीजर का मतलब काम करने का तरीका, ठीक है। वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जब हम सभी एस्पेक्ट को कवर करेंगे तो यार इसको भी अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो अकाउंटिंग सिस्टम को देखेंगे लेकिन एनटीई के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब उसमें क्या क्या आता है, रिव्यू करना, रिव्यू करेंगे। वाउचिंग करना, बता रखा था मैंने पहले ही कि फाइनेंशियल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना नहीं है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है आपको कहते हैं स्कोप, और स्कोप कहता है ऑल एस्पेक्ट को चेक करो। तो ऑल एस्पेक्ट को चेक करो तो यहाँ पे वाउचिंग करेंगे। तो वाउचिंग का मतलब क्या है, टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे अगर आपने क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करी है तो क्रेडिट सेल हुई है या फॉर्ज कर रखी है। बैंक से लोन लेना है तुम्हें, तो बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तुमने फॉर्ज सेल दिखा रखी है, तो ये तो गलत हो जाएगा यार। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एरर भी तो समटाइम्स हो जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे 500 करोड़ लिखना था, तुमने 5000 करोड़ लिख दिया, एक जीरो लग गया, कहानी खत्म। टू असर्टेन प्रॉपर इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेवेन्यू आइटम्स कौन से, कैपिटल कौन से। रेवेन्यू होंगे तो पीएल में जाएंगे, कैपिटल होंगे तो बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे। तो उन चीजों को सही सही लिखा है या नहीं लिखा है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एस्पेक्ट में ये भी कवर होंगे, सभी के सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गेम होता है। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं, कंपनी दिखा दी हमारे पास 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और उसके बेसिस पे लोन ले लिया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, है ना। स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस, कंपनी हमारे आप लोगों के ऊपर कौन कौन से स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, तो कंपनीज एक्ट में भी आप पढ़ते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे सेबी की रिक्वायरमेंट भी तो आती है। तो सेबी के कंप्लायंसेस अगर आपके ऊपर आ गए या आपके ऊपर एनबीएफसी के सॉरी आरबीआई के कंप्लायंसेस आ गए तो वो भी तो आपको करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे चेक करोगे और फिर अपना ओपिनियन दोगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, एस्पेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो एस्पेक्ट में हम लोगों ने कहा कि ऑल एस्पेक्ट चेक करेंगे, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को देखेंगे और हम कंपेयर डिटरमाइन whether the financial information is properly disclosed in a financial statement and वो बातें नहीं करेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल अलग कर दी गई हैं। फिर एस्पेक्ट्स में सभी एस्पेक्ट कवर होंगे, तो इसमें अकाउंटिंग भी आ जाएंगे और इंटरनल कंट्रोल आ जाएगा। मैं सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन जब भी हम अकाउंटिंग एग्जामिनेशन करेंगे तो हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एनटीई के अकॉर्डिंग करेंगे। कि जितना चेक करना है भाई, हमारे पास जितना समय होगा हम उसी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, है ना।
तो इसमें क्या होता है, रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर, सभी सिस्टम एंड प्रोसीजर जो भी आप फॉलो कर रहे हो उनको चेक करेंगे। वाउचिंग, सभी ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में अगर हुई है या नहीं हुई है, और साथ ही साथ उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी हम लोग चेक करेंगे। साथ ही साथ ये भी चेक करना है आप लोगों को कि रेवेन्यू और कैपिटल में उन्होंने डिफरेंस बनाया है कि नहीं बनाया, मतलब रेवेन्यू आइटम्स आपके पीएल में और कैपिटल आइटम्स आपके बैलेंस शीट में है या नहीं है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में बहुत झोल हो सकती है, यहाँ पे गेम हो सकता है, तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, खासकर एसेट्स को तो जरूर चेक करना है क्योंकि यहाँ पे गेम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपको देखने हैं, ये भी आपके एस्पेक्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और फिर अपना ओपिनियन देना है कि जो बैलेंस शीट है वो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को यहाँ पे हमें मेंशन करना है। एक लास्ट बार और अपनी उसके लिए है ना सर, एस्पेक्ट्स में ऑल एस्पेक्ट कवर होंगे। तो एस्पेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं हम, एस्पेक्ट में क्या कहते हैं सर, एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिटिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज इंटरनल चेक। अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एनटीई के अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर रिव्यू करेंगे कि कौन सी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर टाइम ज्यादा है तो डिटेल प्रोसीजर को परफॉर्म करो, और अगर टाइम कम है तो सैम्पलिंग भी कर सकते हैं यार। फिर वाउचिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन एक्चुअल में अगर हुए या नहीं हुए उन चीजों को चेक करना। अच्छा, इसके अलावा अर्थमेटिकल एरर हो सकती है, इनको चेक करना, ये भी हमारे पास कवर हो जाएगा, हमारे स्कोप का ही पार्ट बनेगा। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनको भी चेक करना हमारे को। और इसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, कि हमारे ऊपर किसी पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत कोई पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन है तो उसको भी कंप्लाई करना हमारे को। एंड फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट करे या नहीं करे, अपना ओपिनियन दे देंगे। तो ये तो ऐसे 700 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700। तो मैं इसके ऊपर बहुत फोर्स नहीं कर रही हूँ, बहुत नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ये ऐसे 700 है, ठीक है ना। जब भी कोई ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है तो वो किसके अकॉर्डिंग देता है, ऐसे 700 के अकॉर्डिंग देता है ना। तो इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो आपने इतना सीख लिया कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होंगे, अकाउंटिंग एंड इंटरनल चेक। तो अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोसीजर को रिव्यू करो कि कौन से प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हो, और वो कैसे होएगा, वो एनटीई के अकॉर्डिंग होएगा। फिर उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो फिर आप वाउचिंग करो, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ये देखो, अब आप लोग देखोगे कि किस तरह के क्वेश्चन में हम पूछे जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो पूछा गया आपको क्वेश्चन, ऐसे 200 क्या है, तो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में कितनी बातें, 4 बातें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है यार, है ना। या इसके अलावा आप देखो यहाँ पे इतना बड़ा केस स्टडी पूछ रखा है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इफ एनी is to enable the auditor to express an opinion on such financial statement explain। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स की तो बात कर रहे हैं। अब केस स्टडी में आपको ना ये पढ़ के ना आपको इस क्वेश्चन का मतलब निकालना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं या डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यहाँ पे देखो, लिस्ट द पॉइंट दैट मेड कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। जब स्कोप ऑफ ऑडिटिंग को तय करेंगे तो किन किन चीजों को देखेंगे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया स्कोप ऑफ ऑडिटिंग कवर करता है ऑल द एस्पेक्ट, एंड ऑल द एस्पेक्ट में क्या आता है, अकाउंटिंग एंड इंटरनल चेक। फिर अकाउंटिंग में वाउचिंग करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। Briefly explain 6 important aspects to be considered by an auditor while conducting an auditing। बता लोगे यार एस्पेक्ट कौन कौन से, एस्पेक्ट पूछने खाली। इसके अलावा The duties of the auditor are limited to verification of the arithmetical accuracy। क्या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तक रह जाती है? तो नहीं सर, इसमें स्कोप की बात पूछ रहे हैं। तो स्कोप ऑफ द ऑडिट क्या है सर, रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, ऑडिट एंगेजमेंट और आईसीआर प्रोनाउंसमेंट, और वो कहता है हम ऑल एस्पेक्ट कवर करेंगे। फिर यहाँ पे चाहे वो हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना हो या नॉन फाइनेंशियल हो, तो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तक नहीं रहेंगे हम लोग, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करेंगे, वाउचिंग भी करेंगे कि ट्रांजेक्शन अगर हुई है या नहीं हुई है, और इसके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन भी करेंगे, है ना, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी देखेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे ना आपको जैसे जो टॉपिक भी आप पढ़ोगे उस टॉपिक के नीचे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन पूछा, दिख तो नहीं रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। ऑडिटिंग इम्प्लाइज सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। तो ऑडिटिंग क्या है? सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं, द पर्पज ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, ऑफ इंडियन यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं बहुत डिटेल में इसकी बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यार, ये सारे एग्जाम के आए हुए आपके करेक्ट और इनकरेक्ट है जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यार, है ना। कि अभी मैंने बहुत कम पढ़ाया, अभी तो खैर कुछ पढ़ाया नहीं यार, है ना। तो अभी आज की क्लास में सिर्फ कितना कवर किया, फटाफट फटाफट देखते फिर से। हमने सबसे पहले कवर किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ये याद हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग 4, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर 2, फिर उसके बाद क्या किया? स्कोप, स्कोप में 3 बातें, और 3 बातों में फिर ऑल एस्पेक्ट, फिर उसके बाद फिर। तो आज की सेवा यहीं तक के लिए, अगली बात बाकी बातें ना अगली क्लास में।